क्लास 11 के केमिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग फिर एक बार डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और मेन पॉइंट्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पहला सवाल देखते हैं, वो है बेसिसिटी ऑफ एसिड से। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है? बेसिसिटी का मतलब होता है कि किसी एसिड में जितने H+ आयन हैं वो H+ आयन जिनको एसिड डिसोसिएट कर सकता है उनकी संख्या को हम कहते हैं उसकी बेसिसिटी। यहाँ पर देखें HNO3 के केस में हम लोग देख रहे हैं कि एक HNO3 डिसोसिएट होके एक H+ देता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 हुई। इसी तरह HCl डिसोसिएट होके एक H+ और एक Cl- देता है। एक H+ डिसोसिएट होके जेनरेट करता है, देता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी भी 1 हुई। ठीक है, और इस तरह के एसिड को हम मोनोबेसिक एसिड कहेंगे जो केवल एक H+ देता है। डाई बेसिक में यहाँ देखिए जब 2 H+ देता है वो डाई बेसिक एसिड कहलाएगा और उसकी बेसिसिटी 2 होगी। इसी तरह ट्राई बेसिक में जो 3 H+ या प्रोटॉन देता है वो ट्राई बेसिक होगा और उसकी बेसिसिटी 3 होगी। ठीक है, अब इसी से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइदर मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। इसी तरह बेस में होते हैं मोनो एसिड, क्योंकि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है इसीलिए इसको मोनोबेसिक या डाई बेसिक या ट्राई बेसिक कहते हैं। और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए बेस में जितने OH आयंस प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से उनको मोनो एसिड, डाई एसिड, ट्राई एसिड बेस कहते हैं। बेस के केस में मोनो एसिड जैसे देखें NaOH, आज कलम को क्या हो गया है? NaOH, ठीक है, NaOH। तो इसमें OH कितने डिसोसिएट होने पर OH कितना देगा? एक OH देगा। डाई एसिड में क्या हो जाएगा? CaOH2। CaOH2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आसानी से आप निकाल सकते हो। इसमें क्या करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, सल्फ़र का निकालना है, तो मान लेंगे कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर X और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबके ऑक्सीडेशन नंबर का जितना सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 + X प्लस एक ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 4 ऑक्सीजन है 4 = 0। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 6। ये यूपैक नेम देखें, यूपैक नेम को लिखने के लिए आप क्या करो, पहले इसको स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, नहीं भी बनाते हैं तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि एक कार्बन से देखिए यहाँ 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड है। समझाने के लिए हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं और वो कार्बन जो क्लोरीन से अटैच्ड है उससे 3 दूसरे कार्बन अटैच्ड हैं। इसका मतलब ये कार्बन टर्शियरी नेचर का है, इसीलिए टर्शियरी और 4 कार्बन होने से ब्यूटाइल एंड दिस इज क्लोराइड। समझ में आ रही है बात? अब देखें, यहाँ ये मॉडल से लिया गया है ClO4 डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन। वहाँ 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं ClO-,
ClO2 माइनस, ClO3 माइनस एंड ClO4 माइनस। तो डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि स्पीसीज इस तरह से टूटे कि उसमें जो सेंट्रल एटम है, दैट इज Cl, सेंट्रल एटम है, वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो। इसका मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक स्पीसीज में बढ़े और एक स्पीसीज में घटे। ये अगर टूटता है तो इससे जो कंपाउंड बने उसमें एक कंपाउंड में यहाँ इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उससे कम होना चाहिए और दूसरे कंपाउंड में उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर क्लोरीन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ClO4 माइनस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है, जो क्लोरीन के लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, इसलिए इससे और अधिक ऑक्सीडेशन नंबर तो हो नहीं सकता है। यही कारण है कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं कर सकता है। इसको हम अलग से भी आपको एक सेपरेट वीडियो में ढेर सारे एग्जाम्पल देके इसको समझाएंगे। बेंजीन का आप स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बना के आप देखोगे कि इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये हुआ बेंजीन। ये कलम आज पता नहीं क्या हो गया इस कलम को, अब इसको रिप्लेस करना होगा। ये देखिए, हर से जुड़े होते हैं आपको एक एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और 3 पाई अंदर वाले 3 पाई बॉन्ड ऑर्डर। जब कोई दो एटम आपस में जितने बॉन्ड से जुड़ा होता है वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। इसलिए Cl2 में क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 में ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 और N2 में चूंकि 2 नाइट्रोजन एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। यह आप लोग जानते हो, बहुत सिंपल सी बात है। हमने ये सभी एग्जाम्पल इसलिए दे दिए कि इसमें से कोई एक पूछा जा सकता है जो आपके MCQs में काम करेगा। नेक्स्ट देखें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। आप जानते हो CH4 में कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से, कार्बन के सभी हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। जबकि C2H4 में आप क्या देखते हो, C2H4 में हम देखते हैं कि दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो जब कभी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हों तो उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, यहाँ भी CHO में भी आप देखो, ये रहा, क्या यार क्या हो जाता है जी, CHO में यहाँ ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़े हैं और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड हो गए। इसमें भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। जबकि एसिटिलीन के केस में 2 कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। नेक्स्ट, बड़ी इम्पॉर्टेंट सवाल, BeCl2 और CO2 दोनों एक ही तरह के कंपाउंड हैं। ये रहा आपका BeCl2, BeCl2, क्लियरली BeCl2 एक लीनियर कंपाउंड है। इससे क्या होता है कि एक BeCl का मोमेंट दूसरे BeCl के मोमेंट को कैंसिल आउट कर देता है, जिससे इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन में CO2 में भी लीनियर मॉलिक्यूल है, तो एक तरफ का
एक तरफ का जो डाइपोल मोमेंट है, एक तरह का मोमेंट है, वो दूसरी तरफ के मोमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देता है, जिससे ओवरऑल इन कंपाउंड्स का जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है वो ज़ीरो आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट NS1 से लेके 2 तक। यहाँ बता दें कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा, जबकि ग्रुप 2 के जो भी एलिमेंट होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। ठीक है, तो चूंकि इस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों के एलिमेंट होते हैं, इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2 होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम देखें इनका क्या होता है, इस ऑर्बिटल कॉम्प्लीटली फिल्ड होता है और पी ऑर्बिटल में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं, NS2 NP1 to 6। डी ब्लॉक में क्या होता है, पहले इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है n-1 डी ऑर्बिटल से, इसलिए क्या होता है कि पहले NS ऑर्बिटल फिल्ड करेगा, उसके बाद n-1 डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n into 10 to the power n। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपिटल N है उसका वैल्यू हमेशा 1 से स्मॉलर होगा, और ये तो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत सवाल है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एमॉन्ग Mg2 प्लस Al एंड Al3 प्लस। देखिए सोचने वाली बात है, Mg और Mg2 प्लस में देखें, Mg2 प्लस का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, लेकिन इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, जो 12 प्रोटॉन है, वो ज्यों के त्यों है। ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, मीन्स 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जिससे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस केस में होगा, तो इससे बड़ा Mg होगा। आप वैसे भी जानते हो कि जो आयनिक साइज होता है, कैटायंस हमेशा छोटे होते हैं उसके पेरेंट न्यूट्रल एटम से, तो ये न्यूट्रल एटम से जो कैटायंस होगा वो छोटा होगा, मीन्स न्यूट्रल एटम बड़ा होगा, तो ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जबकि Al3 प्लस के केस में देखें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं और एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण इसका साइज काफ़ी छोटा, स्मॉलर साइज का होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, चूँकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है और उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं, जिससे म्यूचुअल रिपल्सन के कारण क्लोरीन का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से। नो साइज नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी अधिक होती है क्लोरीन की फ्लोरीन से। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है ब्रोमीन एटॉमिक मास 80 और एटॉमिक नंबर 35। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको निकालना है। ठीक है, तो मास नंबर दिया गया है आपको 80, तो मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप आसानी से निकाल सकते हो, वेरी सिंपल सम्स। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सच स्पीसीज टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर।
जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उधर ये मूव करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली इनके ऊपर क्या होगा, चाहे तो नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये दोनों नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस तरह के स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। आपको दिया जा सकता है 2-3 स्पीसीज दिए जा सकते हैं और उसमें कहा जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। ये है हमारा डाई इथाइल ईथर, इट इज़ डाई इथाइल ईथर, और यहाँ है मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक तरफ फर्स्ट कंपाउंड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ईथर ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि सेकेंड कंपाउंड में एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरे तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। तो इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ईथर ग्रुप के दोनों ओर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण ये एक दूसरे के मेटामर्स हुए और इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम मेटामेरिज्म कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आए, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आपको दिया जा सकता है, नीचे कुछ ग्रुप्स दिए जा सकते हैं, उसमें आपको चूज करना हो सकता है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है और कौन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। नेक्स्ट सम्स है रिएक्शन से। यहाँ आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, दैट मीन्स प्रोपीन। इसमें HBr, नॉर्मल जब HBr का एडिशन होता है, चूँकि इसमें डबल बॉन्ड है तो एडिशन डबल बॉन्डेड साइट पर ही होगा, डबल बॉन्डेड साइट पर ही होगा। ठीक है, तो बिना किसी के प्रेजेंस में, दैट मीन्स इन अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये जो एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि इसका जो HBr है उसका नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिसके कारण ये बना दिया आपको 2-ब्रोमोप्रोपेन। और यही रिएक्शन को हम पेरोक्साइड के इफेक्ट में अगर कराते हैं तो ठीक मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट एडिशन होता है। इसको बोलते हैं एडिशन अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। ठीक है, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ Br- कहाँ जोड़ा था, वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम थी, लेकिन यहाँ पर जो Br- है वो ऐड होगा, वो जाएगा वैसे कार्बन के पास जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड होगा। ठीक है, देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और विशेषकर 12 के लिए भी। ठीक है, जब इथाइन को H2O से हम रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 1% HgSO4, 1% HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो वास्तव में इस रिएक्शन में हाइड्रेशन होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो हाइड्रेशन में क्या होता है कि ये जो H2O है आप लिख सकते हो इसको OH और H, OH और H। तो ये OH कार्बन के साथ ऐड हो जाता है और ये डबल बॉन्ड के साथ CH2। ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि रीअरेंजमेंट करता है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चले जाता है एंड फाइनली गिव्स द कंपाउंड दैट इज एसीटल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आए, यहाँ अल्काइल हैलाइड, दैट मीन्स इथाइल क्लोराइड की 2 मॉलिक्यूल मेटेलिक सोडियम से रिएक्शन कराते हैं।
रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव अल्केन बनता है। जैसे इथाइल क्लोराइड जो हुआ, मिथाइल क्लोराइड, वो 2 मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड का सोडियम मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में कंबाइन करके इथेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ जितना हैलाइड ग्रुप रहेगा, जितना अल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन एटम्स होंगे, जस्ट उसका डबल कार्बन वाला अल्केन कंपाउंड यहाँ पर मिलेगा। इट इज वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखा है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अगर सिंगल बॉन्ड में हो, क्या हो गया जाता है जी कलम को, ये सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो, माने यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़े हों, सपोज करें Cl, तो वो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा एलोंग सिग्मा बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये परमानेंट इफेक्ट है। देखिए हर पॉइंट एक MCQ को यहाँ एराइज करता है। चलिए नेक्स्ट ये भी समझ लें कि बेंजीन का जब नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन न्यूक्लियस इन प्रेजेंस ऑफ Conc H2SO4 एंड Conc HNO3, जिसको सम्मिलित रूप से हम नाइट्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। तो जब बेंजीन में HNO3 NO2 ग्रुप HNO3 ही देता है, बेंजीन में NO2 ग्रुप का हम एडिशन कराते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन, तब उसको बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इस नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2+। ठीक इसी तरह अगर सल्फोनेशन कराते हैं, सल्फोनेशन मीन्स सल्फोनिक एसिड ग्रुप का बेंजीन न्यूक्लियस में एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ, एडिशन मीन्स इंट्रोडक्शन, इट इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज जब हम बेंजीन में SO3H प्लस ग्रुप का इंट्रोडक्शन कराते हैं बाई Conc H2SO4, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है SO3H, जिसको देता कौन है, H2SO4, Conc H2SO4 देता है। इसी तरह हैलोजेनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, हैलाइड कैटाइन होते हैं। ठीक है, जो और ये रिएक्शन आपको होता है FeX3 के प्रेजेंस में, FeX3 के प्रेजेंस में। FeX3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए कलम सही अभी हो नहीं रहा है, इसलिए कुछ इस पर न्यूमेरिकल नहीं हम दे पा रहे हैं। देखते हैं, आप इतना पढ़ लो, हम देखते हैं समय निकाल के या दूसरा उपाय लगा के अगर कुछ कर सकते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल्स, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आपको हम तुरंत भेज रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मन लगा के बढ़िया से स्टडी कीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।